नमस्कार, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर अभी 1 मंथ बचा है, कैसे जेआरएफ की तैयारी की जाए। जैसे अभी 1 मंथ 10 डेज के आसपास ऐसे कुछ टाइम बचा है, तो उसी की सीरीज में आज हम लोग के बीच में बात करने के लिए 2 बार से जेआरएफ पवन कुमार मौर्य जी हैं। ये हमें बताएंगे कि कैसे बच्चों की एक काउंसलिंग नॉर्मल की जाए कि बच्चों के लिए जो हेल्पफुल हो। ये विजुअल आर्ट से 2 बार जेआरएफ हैं और 1 मंथ पहले कैसे प्रिपरेशन की जाए, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो अभी पवन जी आप जो है क्या कर रहे हैं? वैसे मैं साधारण तरीके से मेरा एमए का लास्ट ईयर चल रहा है और रिजल्ट वेटिंग में है, रिजल्ट आ जाएगा। और बाकी मैं 2 बार जेआरएफ हूँ, लास्ट टाइम में जो एग्ज़ाम होता है उससे और उससे पहले वाले में। और साथ ही में मैं नवोदय विद्यालय में अध्यापक के पद पर ऑल इंडिया में सेकंड रैंक के आधार पर चयनित हुआ हूँ। अब मुझे वहाँ ज्वाइनिंग करना है। अब तो पीएचडी का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। बताओ, तो मैं कोचिंग पढ़ाया विजुअल आर्ट से, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए। तो मैंने लास्ट टाइम में जो एग्ज़ाम हुआ था, याद होगा आपको, उसमें यही सिचुएशन उत्पन्न हुई थी कि अचानक डेट आ गई थी। और डेट आने के बाद ये हुआ, सारे हमारे स्टूडेंट डर गए, सर अब कैसे होगा। लेकिन मैंने हैंडल किया था उसको। मैं बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी से महसूस किया कि मतलब कम टाइम पे अच्छे से अच्छी तैयारी कैसे कर ली जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस को हम पहले विधिवत ढंग से पढ़ें, उनके एक एक शब्दों को पढ़ें। लेकिन अभी जैसे 1 मंथ बचा है, तो कहाँ से बच्चे सिलेबस कवर कर पाएंगे? बिल्कुल, हम बताना चाहते हैं उन सिलेबस को तो पढ़ ही सकता है व्यक्ति, इतना तो है। सिलेबस को पढ़ें। सिलेबस को पढ़ने के पश्चात जो हमारे पास ओल्ड पेपर है, कोई सिलेबस नहीं, कोई मतलब मैटर नहीं, कोचिंग का अपना सेल्फ नोट्स कोई, पहले आप ओल्ड पेपर लीजिए और सिलेबस लीजिए। सिलेबस को पढ़िए, फिर ओल्ड पेपर को पढ़िए। इतना करते करते आपको यह आइडिया हो जाएगा कि किस पार्ट से हमारे क्वेश्चन अधिक बने। उन पार्ट को आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद अपने उन नोट्स को खोलिए, या कोचिंग का या स्वयं का बनाया हुआ है, उन नोट्स को खोलने के पश्चात जो जो पॉइंट्स आपको लगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, क्योंकि आप ओल्ड पेपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे पता चल जाता है। हाँ, वो हमें एक सही दिशा का निर्देशन करेगा। बगैर एक टीचर आप अच्छे ढंग से तैयारी कर पाओगे। उसके आधार पे आप चीज़ों को एक बाय एक करके, जो जितना महत्वपूर्ण है उसके आधार पर उसको सीरियल लगा के पढ़ा जाए तो बड़े बेहतर ढंग से हो सकता है, कंप्लीट कम टाइम में अधिक। बिल्कुल। तो पवन जी, जैसे एक बच्चों की मेंटेलिटी होती है कि सर इस समय कितने घंटे पढ़ा जाए, एक नॉर्मल काउंसलिंग की इसकी भी ज़रूरत होती है, तो आपको क्या लगता है कितने घंटे पढ़ा जाए बच्चों को इस समय? जैसे बच्चों का ये भी रहता है कि अगर वो पहले 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इस समय तो बिल्कुल एक साधारण सी बात है कि उन्हें अपने पढ़ाई के आवर को तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। लेकिन कैसे कितने घंटे पढ़ा जाए, क्योंकि अभी तो आपके पास उतना मौका नहीं है, उतना टाइम नहीं है। अब 1 मंथ में आपको सारी चीज़ें रिवाइज भी करनी है और कुछ क्या नए कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सिचुएशन आपने बताई है वास्तव में ये क्रिटिकल होती है, लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। क्योंकि नेट का जो मैंने पढ़ा है, मैंने खुद भी पढ़ा है, चूँकि 2 बार जेआरएफ हूँ। उसके पहले मैं ये ग्रेजुएशन में भी नेट दिया था, तो हुआ था उसमें भी। उसमें होता क्या है कि जो लास्ट टाइम की हमारी तैयारी होती है, सच में बताएं तो मैंने पढ़ा तो बहुत लंबे अरसे से, लेकिन वास्तविक जो मैंने पढ़ा अपने जीवन काल में जेआरएफ के लिए मात्र मैंने 28 दिन पढ़ा था। और मैंने जो लास्ट टाइम में जो बहुत अधिक बच्चों का सिलेक्शन दिलाया था, वो मात्र मैंने 35 दिन की क्लास ली थी अच्छे ढंग की। उसी का नतीजा था। मुझे लगता है बड़े आसानी ढंग से किया जा सकता है यदि पूरे मन के साथ में किया जाए तो। घंटे का कोई औचित्य नहीं है। मैं तो कभी कभी सुबह 4 बजे भी जाता था पढ़ते पढ़ते। ये नहीं होता था कि इतने घंटे पढ़ना, ये होता था कि ये टॉपिक कंप्लीट करना, टॉपिक कंप्लीट करना है, हमारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ना कि घंटे बढ़ाना है। तो क्या आप अपनी कोचिंग के अपनी तैयारी के लिए कोई कोचिंग आपने की थी? हाँ, मैंने कोचिंग की थी। यदि आप कोचिंग नहीं करते हो तो हो ना हो, जैसे मैं तो लंबे अरसे इसलिए कोचिंग करता रहा कि मैं भटक न जाऊँ। मतलब होता है ना कि आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है सेल्फ से कभी कभी, तो इसलिए मैं पढ़ता रहा। बाकी लास्ट टाइम में तो मुझे यही लगा कि आपकी अपनी ही पढ़ाई वास्तविक होती है, बाकी कोचिंग का तो अपना हाथ होता है। मैंने एक लंबे जेआरएफ की सीरीज चलाई है, 60-70 जेआरएफ का मैंने इंटरव्यू इसमें किया, तो उसमें मैंने देखा कि 98% बच्चे अगर आप कहें बिना कोचिंग के उन्होंने सफलता को अर्जित किया। यानी सेल्फ स्टडी के दम पे, एक कोचिंग बिना किए ही उन्होंने हर सब्जेक्ट के हमारे चैनल पे इस पे ऑलरेडी आ चुके हैं जेआरएफ, तो उन्होंने बिना कोचिंग के ही इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और मुझे भी ऐसा लगता है, और ऑलरेडी मैंने खुद भी किया है, तो बिना कोचिंग के भी चीज़ें की जा सकती हैं। इसकी आप क्या रोल देखते हैं? अभी जैसे आपने बताया कि आपने कोचिंग की मदद ली और आपको लग रहा है रोल कोचिंग का, देखिए सबका अपना अलग अलग होता है, जरूरी नहीं कि एक चीज़ें हर किसी पे थोपी जाए। तो मुझे तो कोचिंग बेहतर लगा। बाकी चूँकि विजुअल आर्ट एक ऐसा विषय है मेरा ना कि थोड़ा सा
उनके जो मटेरियल्स हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं साधारण तरीके से, बगैर कोचिंग की सहायता से। आप किताबों को पढ़ते रह जाओगे लेकिन वो चीज़ें मिलेंगी नहीं जो वास्तविक चीज़ें होती हैं, जो एग्जाम में आती हैं। इसलिए कोचिंग पढ़ना, बाकी अन्य विषयों के हिसाब से मुझे लगता है अगर सही डेडिकेशन में पढ़ा जाए तो बहुत बेहतर उसके अंक रहते। हाँ, बहुत बिल्कुल बहुत कारगर होगी। बिल्कुल। तो जैसे अभी एक बच्चों में एक स्थिरता की कमी होती है कि बेचैन हो जाते हैं, अभी जस्ट एग्जाम आ गया, तो इसको कैसे वो देखें या कैसे इसको करें? देखिए, जैसे ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसको बेचैनी ना हो, जिसको बेचैनी तो कोई मतलब ही नहीं उसके जीवन का। तो बेचैनी होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उस बेचैनी को अपने सही दिशा में परिवर्तित करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। आप पढ़ाई जब कर रहे हो तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ यही सत्य है, चूँकि स्वयं पे विश्वास होना चाहिए, यही सत्य है, इसी से हमारा सिलेक्शन होगा। पूरे डेडिकेशन के साथ, बड़े मन को शांत के साथ पढ़ा जाए तो बहुत आसान है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं। लोग कहते हैं कि JRF बड़ी चीज़ है, वास्तव में बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर ढंग से किया जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, मुझे जैसे आपने बताया कि इसको ढंग से किया जाए और अब बच्चा डेडिकेशन और पैशन के साथ कर रहा है तो बिल्कुल ये बड़ा टास्क नहीं है। और दूसरी इसमें एक बात ये है कि जैसे बच्चों का जो एक मेंटल स्टेबिलिटी होती है लास्ट के 1 मंथ ही होती है। अगर बच्चे इस समय एक प्रिपरेशन को एक डेडिकेशन वे में करें तो निश्चित तौर पर वो इसमें सफल हो सकते हैं। तो अभी आपको क्या ऐसे लगते हैं, कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे लगते हैं कि बच्चों को ऐसे कौन से पॉइंट है जो अभी करने चाहिए? अच्छा, सबसे पहली बात तो सिलेबस को पढ़ें, हमने बताया था सिलेबस को पढ़ें और मेन पॉइंट को उसमें हाईलाइट कर लें कि इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन है, वो जो हाईलाइट करने वाले पॉइंट है वो हमें ओल्ड पेपर्स मिलेंगे, यानी ओल्ड पेपर पढ़ना जरूरी है। और बाकी आपने जब पढ़ा होगा कोचिंग से या स्वयं से, कभी न कभी छोटे मोटे नोट्स जरूर बने होंगे, उन नोट्स को एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि वो हमारे अचेतन मन में बसे हुए होते हैं, वही एग्जाम में काम आते हैं। ये 2-3 चीज़ें हो गई। उसके पश्चात जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ में ये नहीं कि आप जब तक पढ़ने के पश्चात आप खाना बनाने लगे या फिर कुछ भी करने लगे तो आपके दिमाग से सोचिए, वो उसमें कोरिलेट होनी चाहिए, आपके दिमाग में वो चीज़ें मतलब होनी चाहिए कि उसमें क्या बात थी, क्या थी, मतलब वो चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण चिंतन स्थान रखता है। यदि आपके चिंतन नहीं है तो आप कितना भी पढ़ोगे वही रटन विद्या होके समाप्त हो जाएगी। और ये नेट जैसी एग्ज़ाम तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे तो होता ही है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, उससे से थोड़ी बहुत, मतलब 28 दिन यदि 20 दिन जितना भी टाइम उसी को ही दो और कुछ मत दो। अगर किसी और को देगे तो उसका परिणाम आपको रिजल्ट में अवश्य दिखेगा। क्योंकि मैंने देखा है ना, मैंने जॉब के भी कई सारे एग्जाम दिए हैं, तो जॉब जो होती है वो पढ़ाई प्लस किस्मत में होती है। लेकिन नेट का यदि आप पढ़ भी रहे हो, नेट का जिस दिन आप एक दिन भी नहीं पढ़ोगे, एक दिन का भी अंक आपके रिजल्ट में छप के आएगा, ये मैं लिखित तौर पर कह सकता हूँ। बिल्कुल, मैं तो किस्मत का उतना रोल नहीं मानता, क्योंकि किस्मत में अगर हाथ की लकीरें हैं तो उससे पहले आपकी उंगलियां हैं, तो उंगलियां अगर कर्म करेंगी तो लकीरें उसी के हिसाब से ही ढलेंगी। अच्छा, ये बताइए मौर्य जी की, जैसे एक बच्चों का एक ये भी रहता कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, 2-4 पॉइंट आप ऐसा बताइए जो बच्चों को अभी नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे 1-2 पॉइंट ऐसे लगते हैं कि बच्चों को कोई अभी बहुत नया या डिफ़िकल्ट पार्ट को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, अभी जो लास्ट टाइम बचा है 1 मंथ 10 डेज, और जो कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जैसे कि बच्चों को वो कवर कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से और कौन से ऐसे पॉइंट लगते हैं जो बच्चों को अभी नहीं करने चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस समय ये है कि जब हम कोई भी सिलेबस उठाते हैं, कोई ओल्ड पेपर उठाते हैं, उसमें मुझे बहुत सारी डेट्स मिलती है। हर एक विषय में लगभग ऐसा देखा गया है, डेट्स होती हैं, कोई डाटा होते हैं जिन्हें रटना पड़ता है। तो लोग उन डाटा के चक्कर में वो डाटा रटने लगते हैं जो भविष्य में आने की संभावना, उन्हें लगता है ये आएगा। एक्चुअली में यदि आपके पास टाइम कम हो तो आप उन्हीं डाटा को, क्योंकि बिना डाटा रटे आप काम नहीं हो पाएगा। नेट का ऐसा एग्जाम ही है, तो डाटा आप उन्हीं को रटिए जो आ चुके हैं। जो नए डाटा आप आएंगे वो मान चलो कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 डाटा आपके पुराने होते हैं, 1 डाटा नया होता है, उससे आप पहचान लें। इस वक्त बिल्कुल ये नहीं बहुत एक्स्ट्रा, बहुत अलग पढ़ें कि हम एकदम अलग तरीके से पढ़ें, नेट है बहुत हाइपर चीज़ें, सब उसी ओल्ड पेपर से कवर हो जाएंगे। ओल्ड पेपर ही आपका एक प्रकार सकते हैं इस टाइम में, कम टाइम में गुरु का काम करेगा, बहुत ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ओल्ड पेपर को ही लेके पढ़ें, उसमें जो डाटा वो डाटा रट लें, और बाकी चीज़ें तो कॉन्सेप्ट से। और कौन सी चीज़ें हैं, 1 आध पॉइंट और बताइए जो बच्चों को अभी नहीं करनी चाहिए, जैसे अभी 1 मंथ बचा है, या किस तरह के डिस्ट्रैक्शन से, जैसे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है तो उनसे वो कैसे बचें? हाँ, देखिए, एक बात ये है कि जैसे इस वक्त होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आए हैं, और जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनका, जैसे किसी जॉब के एग्जाम में तो चल जाता है प्रैक्टिस, लेकिन नेट के एग्जाम प्रैक्टिस सेट मेरे हिसाब से उतना मायने नहीं रखता। इसलिए आप 10 प्रैक्टिस सेट करने से बेहतर अपने ओल्ड पेपर को 10 बार पढ़ो। मैंने बार ओल्ड पेपर का नाम इसलिए क्योंकि मैंने महसूस किया ओल्ड पेपर का विशेष हाथ। मेरा एक स्टूडेंट है MP का, सिद्धार्थ त्रिपाठी, वो एक्चुअल में PhD कर रहा था, लेकिन लास्ट टाइम में वो मेरे पास आया कि मुझे पढ़ना है। अब MP में उतनी अच्छी तैयारी हो नहीं रही थी उसकी,
तो मैंने उसको टारगेट पढ़ाया कि बस जितना मैं बोलूँ उतना ही करो। वो बड़ा ईमानदारी के साथ उतना ही करता था और रात में फ़ोन करके सो जाता, मैं सोने जा रहा हूँ, उनका ठीक है सो जाओ। जितना जितना मैंने बताया उसके ओल्ड पेपर ही पढ़ो, ओल्ड पेपर को अपना आधार पर, वास्तव में उसका जनरल में जेआरएफ हो गया। तो यही होता है कि अपना ओल्ड पेपर पढ़ो, इस लास्ट टाइम यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक। तो ये सारे पॉइंट हैं, जैसे इन्होंने बताया कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, किस पे काम किया जाए, किस पे ना किया जाए, और कोई भी बिंदु आप बताना चाहेंगे जो आपको लगता हो कि हाँ ये बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है, और स्पेशली 1 मंथ पहले? देखिए, एक चीज़ और ये है कि जैसे नेट की तैयारी करते वक्त एक विशेष चीज़ ये ध्यान देनी होती है कि आप पढ़ने बैठो तो ये नहीं कि पूरब से भी हवा आए पश्चिम से भी आए, एक कर्मानुसार आप यहाँ से शुरू करो तो ऐसे जाओ, हाँ व्यवस्थित कर्मानुसार होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एग्जाम टाइम में लोगों को लगता है ये ज़्यादा हाई पर आ रहा है, ये चीज़ें पढ़ो लेकिन कर्मानुसार पढ़ो, ये नियम के आधार पे, चूँकि एग्जाम में भी आते हैं और उस आपके दिमाग में अस्थिर तरीके से बैठ भी जाएंगे, तो ये बेहतर होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जेआरएफ के एग्ज़ाम के पीछे या किसी भी एग्ज़ाम के पहले कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको हमने डिस्कशन किया। और इसमें जैसे एक जो मेन रोल है वो कंटिन्यूटी और पैसन का है। अगर और दूसरी चीज़, एक सीरीज वे में अगर आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ साथ नमस्कार, धन्यवाद।